हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक टर्म, कह सकते हैं फंडामेंटल ऑफ लाइट्स, है ना। लाइट का फंडामेंटल स्टडी करेंगे तो हम शुरुआत से एकदम इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइट में जो है वेव पार्टिकल स्ट्रगल को देखेंगे। वेव पार्टिकल स्ट्रगल ऑफ लाइट। वेव पार्टिकल स्ट्रगल क्या है? देखिए, लाइट अभी जो हमें पता है ना कि लाइट के पास दो नेचर है ना। वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। लेकिन इसका स्ट्रगल क्या है, पीछे की कहानी क्या है, ठीक है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 17th सेंचुरी में कहानी स्टार्ट होती है 17th सेंचुरी से, है ना। तो इन 17th सेंचुरी इन 17th सेंचुरी इन 17th सेंचुरी में हमारे पास एक्सपेरिमेंट की फैकल्टीज सही नहीं थी। उस समय इतना एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं था जिससे कि नेचर में होने वाली सारी फिनोमेना जो लाइट से रिलेटेड है हम सबकी स्टडी कर पाए। अल्दाउ हमें कुछ चीज़ें पता थी लाइट के बारे में, है ना। उसमें से क्या है कि लाइट के बारे में हमें ये पता था कि लाइट कास्ट शैडो, लाइट्स कास्ट शैडो। इट मीन्स दैट लाइट propagates in लीनियर पाथ। इसका मतलब ये है कि लाइट जो है लीनियर पाथ पे प्रोपोगेट करता है। इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो 17th सेंचुरी में हमें ये बात पता थी कि लाइट जो है शैडो बनाता है, छाया बनाता है, और ये स्ट्रेट लाइन में, मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन में चलता है, जिसको आज हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। सेकंड जो बात थी इसमें, सेकंड जो हमें फैक्ट पता था लाइट के बारे में उस समय, वो था कि लाइट शोज रिफ्लेक्शन, लाइट शोज रिफ्लेक्शन एंड देयर लॉ, ठीक। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस से टकराती है ना, जब लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस से आके टकराती है, ठीक है, ये क्या है, ये है नॉर्मल, और ये क्या है, वही इंसिडेंट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक। तो जब किसी पॉलिश सतह से जो है, पॉलिश सरफेस से जब लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट उस पर इंसिडेंट होती है, तो उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये एंगल मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। तो पहला लॉ क्या है इनका? फर्स्ट लॉ है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड reflected ray lies in same plane। ये जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो है एक ही प्लेन में लाइज करती हैं। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, देखिए ये तीनों के तीनों जो है बोर्ड के प्लेन में लाई कर रही हैं, ठीक है। तो पहला लॉ है। दूसरा लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उस समय हमें 17th सेंचुरी में ये पता था कि लाइट जो है रिफ्लेक्शन फिनोमेना भी दिखाती है। थर्ड, हमें पता था लाइट के बारे में कि लाइट शोज रिफ्रैक्शन एंड देयर लॉस, ठीक।
रिफ्लेक्शन क्या होता है कि व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, है ना, देन लाइट बेंड्स, है ना। अगर लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट बेंड हो जाता है। अब ये बेंड होना है ना, डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है। सपोज कि ये फर्स्ट मीडियम जिससे लाइट जा रहा है वो क्या है, रेयरर है, और किस में जा रहा है, डेंसर में जा रहा है। ठीक है, तो रेयरर से डेंसर में जाएगा तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। इसका उल्टा है कि अगर मान लो कि लाइट डेंसर से कहाँ आ रही है, रेयर में आ रही है, तो लाइट जो है नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे और इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब इसके लॉ क्या है, तो पहला लॉ यही है सेम, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। सेकेंड कि साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब ये कांस्टेंट जो है म्यू, है ना, ये इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। अब ये जो है एग्जांपल में आप देख सकते हो कि अगर म्यू की वैल्यू देखें, म्यू की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एयर ऑफ वाटर, है ना, वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये होता है 1.33। तो ये देखिए एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। तो एग्जांपल के लिए था, ठीक है। ये जो है तीन चीज़ें पता थी, एक चीज़ और पता था, एक फैक्ट और था इसके बारे में, वो था चौथे नंबर का कि लाइट हैव डिफरेंट कलर्स, लाइट हैव डिफरेंट कलर्स। जैसे मान लो प्रिज्म है ये, और प्रिज्म से वाइट लाइट इंसिडेंट कराएंगे प्रिज्म के पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, तो ये क्या होता है, कंपोनेंट्स कलर्स में टूट जाता है, कंपोनेंट कलर में टूट जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया इसका सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, और जब स्क्रीन पे देखते हैं तो ये आर और सबसे लास्ट में बी, मतलब जो डेविएशन एंगल होता है वायलेट का वो सबसे ज़्यादा होता है, और डेविएशन एंगल जो रेड का होता है वो सबसे कम होता है। इसका मतलब ये था कि जो ये स्पेक्ट्रम हमको मिला है डिफरेंट कलर्स का बैंड जो मिला है उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पता चला कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलके बना हुआ है, मतलब लाइट जो है डिफरेंट कलर से मिलके बना होता है। तो ये जो है कुछ बातें हमें लाइट के बारे में पहले से पता थी। अब जो है इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लेके, लाइट के इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लेके साइंटिस्ट लाइट के बारे में स्टडी कर रहे थे, और 17वीं सेंचुरी के सबसे महान साइंटिस्ट थे सर न्यूटन, है ना। न्यूटन सर जो है इसके बारे में स्टडी किए लाइट के बारे में, उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, और उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया कार्पुस्कल्स। क्या नाम दिया, कार्पुस्कल्स, कार्पुस्कल्स। ठीक है, और इस पे इनका जो मॉडल आया उसका नाम पड़ा कार्पुस्कल, मॉडल ऑफ लाइट। ठीक है, तो इन्होंने तो बहुत इजी वे में कह दिया कि लाइट क्या है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। लेकिन समस्या ये थी कि अगर लाइट पार्टिकल है तो जो प्रॉपर्टी हमें लाइट की पहले से पता है उसको आप लाइट नेचर के हेल्प से प्रूफ कीजिए, है ना। तो जो हमारे पास 4 प्रॉपर्टी थी जो हमें पहले से पता थी, अब ये प्रूफ करना था कि ये पार्टिकल नेचर लाइट दिखाता है, लाइट के पार्टिकल नेचर से ही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे न्यूटन सर की न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, द पार्टिकल moves in
straight line, moves in straight line. So light moves in straight line, है ना। न्यूटन सर ने कहा कि भैया हमारा ही एक लॉ है ना, फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो वो मोशन ही करेगा, स्ट्रेट मोशन करेगा, अगर उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। वैसे ही लाइट भी पार्टिकल है और वो स्ट्रेट मूव करता है, अगर उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट न करें। कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो पहली बात तो प्रूफ हो गई। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी थी लाइट को, जो हम लाइट की जो हमें पहले से पता थी कि लाइट रिफ्लेक्शन दिखाता है ना। तो रिफ्लेक्शन में इन्होंने कहा कि आप एक रबर बॉल ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक रबर बॉल ले लीजिए और इस रबर बॉल को इंसिडेंट करा दीजिए किसी हार्ड सरफेस से, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे, है ना, तो रबर बॉल क्या होगा, रीबाउंस हो जाएगा, क्या होगा, रीबाउंस हो जाएगा अपने ही मीडियम में, ये रीबाउंस हो जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। क्या है, रिफ्लेक्शन है। अब आता है कि इसके लॉज को प्रूफ कीजिए, है ना। तो इन्होंने कहा कि एज्यूम कर लीजिए कि जो रबर बॉल इस हार्ड सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है या टकरा रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच जो कोलिजन है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, है ना। अब परफेक्टली इलास्टिक अगर होगा तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये पहली बात कि ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये भी एक ही प्लेन में लाइज करेगा, ठीक है। तो ये दूसरी जो है कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने पार्टिकल नेचर से समझाया। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या था कि लाइट शोज रिफ्रैक्शन, है ना, एंड देयर लॉस। अब इस बात को प्रूव करना था कि भाई लाइट जो पार्टिकल जो हम मान रहे हैं, न्यूटन सर ने जो पार्टिकल लिया था, पार्टिकल नेचर माना था, उसके हेल्प से इनको रिफ्रैक्शन फिनोमिना बताने थे। तो इन्होंने कहा कि जब कोई लाइट पार्टिकल, है ना, जब कोई लाइट पार्टिकल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है, तो जैसे ये लाइट पार्टिकल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करेगा तो दूसरे मीडियम के जो पार्टिकल होंगे इस पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस पे फोर्स लगा के इसके पाथ को क्या करेंगे, डेविएट कर देंगे, पाथ को डेविएट करेंगे। जैसे ये पार्टिकल अंदर आएगा तो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। जो अदर पार्टिकल्स लगा रहे हैं वो अदर पार्टिकल्स के द्वारा जो इस पे फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जैसे जीरो होगा तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और क्या हो गई, बेंड हो गई, ठीक है। तो मान लेते हैं ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम, और ये क्या है, डेंसर मीडियम। तो ये फिनोमेना हुआ, ठीक है। अब इन्होंने सेम वही प्रूफ किया कि उन्होंने बताया कि जो इंसिडेंट रे होगा और जो रिफ्रैक्टेड रे होगा और नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बाकी इसके लॉज को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसकी चर्चा हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ, इसमें इन्होंने एक बात कही कि अगर लाइट जो है, लाइट पार्टिकल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ड्यू टू अट्रैक्शन या ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ऑल पार्टिकल, इस पार्टिकल, लाइट पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी या स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन एयर। ये जो है न्यूटन सर ने ये बात कही थी कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में एयर के कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो कि अभी गलत है ना, ऐसा है नहीं, लेकिन उन्होंने उस समय ये बात कही थी। तो ये तीसरी हो गई। चौथी क्या थी, चौथा कैरेक्टरिस्टिक हमें पता था कि लाइट हैव अ डिफरेंट कलर्स। तो न्यूटन सर ने क्या किया कि डिफरेंट कलर्स के बॉल लेके आए और उन्होंने कहा कि भाई बॉल क्या है, पार्टिकल है जो डिफरेंट कलर का है। इसका मतलब यह है कि लाइट भी पार्टिकल है और उसके पास डिफरेंट कलर होंगे।
तो इन्होंने ये चारों कैरेक्टरिस्टिक या चारों प्रॉपर्टी जो हमें पहले से पता थी वो काफ़ी इजी वे में क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। और उस समय ये बातें भी लोगों ने एक्सेप्ट किया, है ना। ये लगभग जो है जो बात है, ये न्यूटन सर का जो ये थ्योरी है, ये लगभग 1675 के आसपास का है, ठीक है। तो ये बातें काफ़ी हद तक लोगों ने माना क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। और इसके बाद जस्ट 1678 में एक साइंटिस्ट आते हैं, है ना, जिनका नाम है हाइगेंस। क्या है? हाइगेंस। और इन्होंने कहा कि ये गलत है ना। न्यूटन सर ने जो पार्टिकल माना हुआ है लाइट को, वो सरासर गलत है। लाइट पार्टिकल नहीं होता है, लाइट क्या होता है? वेव होता है, जस्ट लाइक साउंड वेव, ठीक। कि जैसे साउंड वेव है वैसे ये लाइट भी क्या है? वेव है। इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है और उसमें अगर हम डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो वो जो डिस्टरबेंस है वो मीडियम में क्या करता है? प्रोपोगेट करता है, जैसे साउंड वेव है, ठीक है। तो समस्या ये आई कि साउंड, अगर साउंड वेव जैसा लाइट वेव है तो अगर हम कोई कार्डबोर्ड लगा लें और इधर से हम मान लीजिए बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति कार्डबोर्ड के पीछे खड़ा है, तो हमारी साउंड हम जो बोल रहे हैं उसको सुनाई दे देता है। इसका मतलब क्या है कि साउंड जो है शैडो नहीं बनाता है। लेकिन यहीं पे अगर हम लाइट जलाएं तो इस लाइट जब जलाते हैं तो कार्डबोर्ड का शैडो बन जाता है उसके पीछे। तो कैसे ये जो है दोनों वेव है, कैसे इनमें सिमिलरिटी है? तो हाइगेंस ने कहा कि जो साउंड वेव है उसका जो वेवलेंथ है वो उस कार्डबोर्ड के डायमेंशन के कंपेरेबल है या उससे ज़्यादा है ना। इसलिए साउंड वेव टकराने के बाद से कार्डबोर्ड के एज से क्या होता है? बाहर निकल जाता है और पीछे खड़े व्यक्ति को सुनाई दे देता है। लेकिन जो लाइट वेव का वेवलेंथ है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो वो जो है उस कार्डबोर्ड के डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है ना। डायमेंशन के कार्डबोर्ड के डायमेंशन के कंपैरिजन में लाइट वेव का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। इस वजह से लाइट जो है कार्डबोर्ड के दूसरे साइड में नहीं जा पाती है और उसका क्या करता है? कार्डबोर्ड का क्या बन जाता है? शैडो बन जाता है, ठीक। तो इस तरह से जो है हाइगेंस ने इस बात को एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज़ की रिफ्रैक्शन जैसी फिनोमिना को, है ना, या फिर डिफरेंट कलर्स वाली जो प्रॉपर्टी थी, है ना, इसको इन्होंने वेव थियरी के हेल्प से एक्सप्लेन किया। क्योंकि न्यूटन सर का जो थियरी था कॉर्पस्कल्स मॉडल ऑफ लाइट जो था, उसके लिए कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था नहीं, ठीक। और जैसे ही हाइगेंस ने वेव थियरी दिया लाइट का, तो इनके प्रूफ में इनके साथ, है ना, इनके साथ कुछ साइंटिस्ट खड़े हुए, जिसमें एक साइंटिस्ट का नाम है यंग्स। आप इनका एक्सपेरिमेंट भी पढ़े होंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यंग्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने लाइट का इंटरफेरेंस करा दिया, है ना। इंटरफेरेंस कराया मतलब कि लाइट क्या है? वेव है। उन्होंने प्रूफ किया अपने एक्सपेरिमेंट में कि लाइट क्या है? वेव है। उसके साथ जो है डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऐसी फिनोमेना भी उन्होंने उस समय एक्सप्लेन की गई, ठीक है, जो कि ये प्रूफ करती हैं कि लाइट क्या है? वेव है। तो सारी चीज़ें मिला जुला के जो है जो हाइगेंस का वेव थियरी था उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, ठीक है। इसलिए हाइगेंस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया और माना गया कि लाइट क्या है? वेव है, ठीक। अब उस समय समस्या ये थी कि एक और समस्या बनती है कि लाइट जो है, लाइट अगर वेव है, ठीक है, साउंड वेव के जैसा, तो इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक। और जो सन से जो लाइट आती है तो बीच में क्या है? वैक्यूम ट्रेवल करती है, वैक्यूम में ट्रेवल करती है। एटमॉस्फेयर के ऊपर सारा क्या है? वैक्यूम है। तो लाइट कैसे सन से अर्थ तक पहुंचती है? तो हाइगेंस ने कहा कि देखिए सन और एटमॉस्फेयर के बीच में एक मीडियम है, ईथर मीडियम, ठीक है, जिसके थ्रू जो है लाइट सन से अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है। ये कहानी है कुछ। अब इसके बाद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसके बाद से एक थ्योरी आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ लाइट है इसको मैक्सवेल सर ने दिया था।
और उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में कोई मीडियम है ना। उन्होंने कहा कि अर्थ, एटमॉस्फेयर और सन के बीच में, सॉरी अर्थ नहीं, एटमॉस्फेयर और सन के बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, ठीक है। लेकिन जो लाइट ट्रेवल करता है वो किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल नहीं करता है ना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इन दोनों के ऑसिलेशन से क्या होता है, प्रोपोगेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से लाइट क्या होता है, प्रोपोगेट करता है। और उन्होंने जो है इस लाइट का नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करते हैं, मतलब ऑसिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऑसिलेट इस डायरेक्शन में करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, और प्रोपोगेशन क्या होगा, आगे की तरफ होगा। मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या करेगा, लाइट प्रोपोगेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनता है, ठीक। उसके बाद से देखिए यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, इसलिए जो ये वैक्यूम में क्या करता है, ट्रेवल करता है। इसके बाद से एक और थियरी आती है लाइट के रिस्पेक्ट में, ये उसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थियरी। देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है ना। प्लैंक्स देखिए जब लगभग 1890 के आसपास, है ना, 1890 के आसपास ब्लैक बॉडी पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, है ना। और ब्लैक बॉडी होता क्या है, ऐसी बॉडी जो हर तरह के रेडिएशन को, हर तरह के वेवलेंथ वाले रेडिएशन को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, और डिफरेंट टेम्परेचर पे वो डिफरेंट वेवलेंथ को क्या करे, इमिट करे, है ना। तो उसे हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और इसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली जो है एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था, नहीं हो पा रहा था, है ना। उस समय बहुत साइंटिस्ट लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि जो वहाँ से अलग अलग टेम्परेचर जब ब्लैक बॉडी को दिया जा रहा था, तो जो रेडिएशन इमिट हो रहा था, तो उस समय जो है उस रेडिएशन को क्या माना जा रहा था, वेव माना जा रहा था, जिसके वजह से, है ना, वो ब्लैक बॉडी जो है पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। प्लैंक्स ने क्या किया, उस ब्लैक बॉडी की स्टडी के, और जो रेडिएशन इमिट हो रहा था डिफरेंट टेम्परेचर पे, है ना, उसको इन्होंने जो है वेव न मान के इन्होंने क्या कहा कि जो रेडिएशन इमिट हो रहा है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में इमिट हो रहा है, जिसका नाम पड़ा क्या, फोटॉन। क्या नाम पड़ा, फोटॉन। इनिशियली उसका नाम पड़ा था क्वांटा। क्या नाम पड़ा था, क्वांटा। जैसे इन्होंने कहा कि प्लैंक्स ने कहा कि जो एनर्जी इमिट होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब वेव के फॉर्म में नहीं होगा, वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में बाहर निकलेगा, जिसका नाम पड़ा क्वांटा। बाद में इसी को क्या बोला गया, फोटॉन बोला गया, ठीक है। और ये इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, h-nu। मतलब ये है कि ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट के वेव नेचर की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब वेव नेचर के हेल्प से तो वो एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रहा था। तो प्लैंक्स ने क्या किया कि लाइट का पार्टिकल नेचर यूज किया। भाई छोटे डिस्क्रीट छोटे छोटे पैकेट्स का मतलब क्या है कि वो पार्टिकल के रूप में बाहर निकल रहा है, ठीक है। और इस कंसेप्ट से क्या हुआ, ब्लैक बॉडी एक्सप्लेन हो गया। इसका मतलब ये था कि लाइट जो है क्या है, पार्टिकल है। इसका मतलब ये था कि क्या है, लाइट पार्टिकल है। अब फिर बात वही आ गई जो शुरुआत में थी, इनिशियली थी, जो न्यूटन सर ने बताया था। जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट था, इसके साथ, है ना, इसके प्रूफ में कुछ एक्सपेरिमेंट आ गए, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। जो देखिए यहाँ पे जो प्लैंक्स क्वांटम थियरी है ना, इसका जो है यूज किया था 1905 में आइंस्टीन ने, है ना, आइंस्टीन ने इसका यूज किया। और
आइंस्टीन ने क्या किया, प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी का यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी फिनोमिना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी फिनोमिना को एक्सप्लेन किया। और उन्होंने बताया, आइंस्टीन ने खुद बताया कि जो लाइट है वो क्या है, पार्टिकल। इसके बाद से कॉम्पटन इफेक्ट आया, कॉम्पटन सर ने भी कॉम्पटन इफेक्ट में ये बात जो है एक्सप्लेन की और ये कहा कि लाइट जो है क्या है, पार्टिकल है। ये आप कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट तभी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, तभी हम उसकी पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे जब हम लाइट को क्या मानेंगे, पार्टिकल मानेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब तो समस्या ये आ गई कि लाइट को हम वेव माने या पार्टिकल माने, क्योंकि वेव्स नेचर के हेल्प से इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसी फिनोमिना एक्सप्लेन हो रही थी और पार्टिकल नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट जैसी फिनोमिना एक्सप्लेन हो जा रही थी। तो ये कहा गया कि अब हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने दोनों नेचर को एक्सेप्ट किया, लाइट के दोनों नेचर को एक्सेप्ट किया, पार्टिकल नेचर को भी और वेव नेचर को भी। तो इससे जो है ये हमने कहा कि लाइट के पास एक नेचर नहीं है, लाइट के पास क्या नेचर, डुअल नेचर है। क्या है, डुअल नेचर। ठीक है, तो ये जो है लाइट का जो है स्ट्रगल है वेव पार्टिकल डुअलिटी का, है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो है चर्चा करेंगे।